हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे थे। उस एनालिसिस की कड़ी में हम लोग अभी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एंड लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो एग्जामिनेशन होती है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो उसके 2015 की क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे थे। उसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 60 तक के क्वेश्चन किए हैं। अभी हम लोग जो करेंगे वो 61 टू 120 क्वेश्चन करेंगे। अब चूँकि एएलसी की एग्जामिनेशन में आपको लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह के क्वेश्चन पूछते हैं, लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी के, सो डैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, एपीएफसी एग्जामिनेशन। हर वो एग्जामिनेशन जहाँ पे लेबर लॉज वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है इसकी डिटेल में एनालिसिस करते हैं। 1 से 60 तक की है, 61 टू 120 कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 है, उसमें अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू प्रोवाइड एंड मेंटेन अ कैंटीन वेयर इन ऑर्डिनली अ मिनिमम ऑफ। कह रहा है कि किस जगह पे, मतलब कितने एम्प्लॉई, कम से कम कितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अगर काम कर रहे होंगे तो कॉन्ट्रैक्टर को देनी होगी सुविधा कैंटीन की, है ना। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के आप सेक्शन 16 में जाएंगे तो सेक्शन 16 में ये आपको मेंशन है कि जहाँ भी, है ना, हर वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई होगा, ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को आपको वहाँ के वर्कर के लिए देनी होगी एक कैंटीन की सुविधा, है ना। तो समझ में आ गया। सेक्शन 16 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 सेज कॉन्ट्रैक्टर को आपको हर वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 100 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे देना होगा कहाँ, क्या, कैंटीन की सुविधा। सो बी इसका आंसर हो गया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत कौन सी प्रोविजन नहीं कवर्ड है, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है कि नहीं, रेस्ट रूम की बात हो रही है कि नहीं, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ की बात हो रही है। देखिए, कोई भी वर्कर होगा, अगर लॉजिकली आप सोचेंगे, सो दैट इज़ द कैंटीन की। तो अभी हमने बात की है कि सेक्शन 16 में बात की है कैंटीन की। उसके बाद सेक्शन 17 में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे है कि रेस्ट रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। इन डिटेल विल स्टडी, जब हम एक्ट पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो उस समय हम लोग डिटेल में एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन इसमें 19 सेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ की भी बात की गई हुई है। तो इसके बाद अगर आप इसके सेक्शन 18 में जाएंगे तो देयर राइटिंग की अदर फैसिलिटीज़ करके एक सेक्शन है। सो इन दैट अदर फैसिलिटीज़ इसमें लिखा हुआ है कि हर जगह पे, है ना, एवरी इस्टेब्लिशमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, है ना, तो वो वहाँ पे आपको पानी की व्यवस्था करेगा, है ना, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। अब एक इसके बाद लैट्रिन एंड यूरिनल्स होने चाहिए, है ना, वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। दीज आर द ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज़ फॉर द, किसके लिए, लेबर के लिए। तो ये भी हमारी सेक्शन 18 के अदर फैसिलिटीज़ में इट इज़ रिटन है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए क्रेच की फैसिलिटी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या नहीं लिखा गया है वो आपका क्वेश्चन था। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला हमारा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी कमिटी। होती है सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कहता है कि बनानी पड़ेगी एक स्टेट एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, स्टेट एडवाइजरी कमेटी बनानी पड़ेगी। और वो कमेटी का जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन, वो बाय चेयरमैन इज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। किसके द्वारा, स्टेट एडवाइजरी बॉडी है, बोर्ड है, तो चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब द लेबर कमिश्नर ऑफ द स्टेट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब आप सोचिए कि जब चेयरमैन हम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होगा तो लेबर कमिश्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कैसे हो सकता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। और अगर लेबर कमिश्नर नहीं रहेगा तो ऑन हिज एब्सेंस एनी अदर ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर आपको जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ठीक है। इसके बाद
द चेयरमैन इज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। लेबर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये भी गलत है। सो इसमें स्टेट एडवाइजरी जो बोर्ड होती है उसमें चेयरमैन अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, लेबर कमिश्नर या कोई ऑफिसर जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है ना। कोई दूसरा ऑफिसर, अगर लेबर कमिश्नर नहीं है तो उसके जगह पे कोई दूसरा ऑफिसर होगा जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, कितना मेंबर को करेगा, नॉट लेस देन 9, 9 से कम नहीं, 9 से कम नहीं और 11 से ज़्यादा नहीं। आपको याद होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी हम पढ़े थे पिछले क्लास में। सो एट दैट टाइम हम लोग 17 से ज़्यादा नहीं करना था, तो यहाँ 11 से ज़्यादा नहीं करना है। कम से कम 9 मेंबर नॉमिनेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 11 मेंबर। सो दिस इज़ द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। अब हमारा आता है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट जो है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की बात की गई है। किसकी कमेटी की बात की गई, चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। उसमें एक चेयरमैन होते हैं और कितने मेंबर, कम से कम मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं। तो चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, इट इज़ रिटेन इन द सेक्शन 5 ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। यहाँ पे क्या है कि इस कमेटी में देयर इज अ चेयरमैन, है ना, और जो मेंबर होंगे लेस देन 10, जो मेंबर्स होंगे नॉट ग्रेटर देन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कौन अपॉइंट करेगा, दैट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पहले ये जो है सो अब ये होता था, इन 2016 में अमेंडमेंट आई थी, वहाँ पे इसका नाम रख दिया गया टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, सीधे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी रखा गया। पहले था चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, नाउ इट्स अ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। सो दिस इज द 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई, 10 से ज़्यादा आपको मेंबर नहीं हो सकते हैं। अगला है फिर से कि चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में ऑक्यूपेशन की लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन इन विच चिल्ड्रेन आर प्रोहिबिटेड टू एम्प्लॉयड इज प्रोवाइडेड। बोला कि जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उसमें एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी ऐसी ऑक्यूपेशन है जहाँ पे बच्चों को काम नहीं करवानी है। ठीक है, तो अगर आप सेक्शन 3 में जाएंगे, सेक्शन 3 ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट, तो वहाँ पे 2 पार्ट है, वन इज़ द पार्ट ए एंड वन इज़ द पार्ट बी। पार्ट बी में वो सारी ऑक्यूपेशन का नाम लिखा हुआ है जहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, और पार्ट बी में वैसी प्रोसेसेस का नाम लिखा हुआ है जहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, सो दैट इज इन द पार्ट ए ऑफ द सेकेंड शेड्यूल अंडर द एक्ट। ठीक है, अब मेरी बात आप समझिए, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 की बात है। सेक्शन 4 में बात किए हैं पावर टू अमेंड द शेड्यूल, और 5 में आपको पता है कि चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है जो अभी पहले पढ़े थे। सो द आंसर है पार्ट ए ऑफ द सेकेंड शेड्यूल अंडर द एक्ट। ठीक है, अगला है फिर से चाइल्ड लेबर के बारे में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी कंस्टिट्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे, क्या क्या बनाएंगे, चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। एक ही क्वेश्चन में 2 बार सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रही है, जिसका नाम अब टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी 2016 के अमेंडमेंट के बाद हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में कौन सी चीज़ें सही नहीं है। नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन 7 बजे से 8 बजे के बीच में कोई बच्चा आपको वर्क नहीं करेगा। ठीक है, 7 PM से रात के 8 बजे, 8 AM सुबह तक, पहला ये है। दूसरा है द टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग इंटरवल फॉर रेस्ट इज नॉट स्प्रेड ओवर मोर देन 6 आवर। ठीक है, 6 घंटे से ज़्यादा, है ना, रेस्ट को लगा करके 6 घंटे से ज़्यादा इनसे काम नहीं करवाना है। अ चाइल्ड मे बी परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम मैक्सिमम फॉर 2 आवर्स इन दिन। हर बच्चों को 2 घंटे 2 आवर मैक्सिमम आप जो है सो ओवर टाइम दे सकते हैं। चौथा है नो चाइल्ड शैल वर्क फ्रॉम मोर देन 3 आवर्स बिफोर ही हैज़ हैड एन इंटरवल फॉर रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 आवर। हर बच्चे को 3 घंटा काम करने पे 1 घंटे का रेस्ट देना है। अगर आप सेक्शन 7 में जाइएगा, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के सेक्शन 7 में जाइएगा, तो उसमें यही लिखा हुआ है कितना काम करना है। तो उसमें लिखा हुआ है कि नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड और रिक्वायर्ड टू वर्क बिटवीन 7 बजे रात से लेकर के 8 बजे तक सुबह तक, तो दिस इज राइट। इसके बाद वहाँ एक चीज़ और लिखा हुआ है कि नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम।
ठीक है, ओवर टाइम परमिशन नहीं है, समझ में आया? तो परमिशन नहीं है ओवर टाइम की, और ये बोला है कि मे परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम, तो ये हो गया गलत, गलत ही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, स्प्रेड ओवर टाइम विथ इंक्लूडिंग द इंटरवल, ये आपको 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी, दिस इज ऑल्सो राइट। एंड 3 घंटे पे 1 घंटे का इंटरवल है, दिस इज ऑल्सो राइट। इट्स ऑल रिटेन इन द सेक्शन 7। बाकी हम जब चाइल्ड लेबर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अगला है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में एम्प्लॉयर को ग्रेजुटी कितने दिन के अंदर दे देना होता है। ठीक है, तो सेक्शन 7 में जाइएगा, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, तो वहाँ पे है कि एम्प्लॉयर को 30 दिन के अंदर में ग्रेजुटी दे देना है, विद इन 30 डेज एम्प्लॉयर को ग्रेजुटी पे कर देनी है। अगला है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी समय समय पे चेंज होता रहता है, उस समय जो भी रहा हो, है ना। अभी जो है सो 20 लाख है, शुरू में 3.5 लाख था, नाउ इट्स 20 लाख। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी 20 लाख। आप जिस समय एग्जामिनेशन देने जाएंगे उस समय भी देख के जाएंगे कि इट माइट पॉसिबल कि इंक्रीज हो जाए, है ना। अगला है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ अ मेल एम्प्लॉय। मेल एम्प्लॉय की फैमिली में कौन सा नहीं आता है? अगर सेक्शन 2H में जाइएगा वहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में, तो वहाँ पे डिफाइन किया होगा फैमिली के बारे में। तो मेल केस के एम्प्लॉय, अगर मेल एम्प्लॉय है, ठीक है, सो मेल एम्प्लॉय में फैमिली होगा खुद का, हिमसेल्फ होगा, वाइफ होगी मेल एम्प्लॉय की, देन उनके बच्चे होंगे। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अगर सन की कोई मृत्यु हो गई है तो उसकी विडो एंड चिल्ड्रन भी इसमें आपको आएगा। ठीक है, अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स भी होंगे तो आएंगे, डिपेंडेंट पेरेंट्स भी आएंगे। ठीक है, क्लियर। डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ होगा तो वो भी आएगा, क्लियर। और अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो फिर से हरसेल्फ, हस्बैंड को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, ये 3 तो है ही, है ना। इसके बाद डिपेंडेंट पेरेंट्स और हस्बैंड के पेरेंट्स, डिपेंडेंट अगर हस्बैंड के पेरेंट्स हैं तो भी मिलेगा, है ना। और सन का कोई अगर विडो होगी, अगर मान लीजिए कोई सन है, उनका बेटा था जो डेथ कर गया, तो उसकी विडो को भी मिलेगा और चिल्ड्रन, उसके बच्चों का भी मिलेगा। सो दीज आर द डिपेंडेंट, है ना। तो जैसा हम लोगों का वहाँ पे था, ठीक है, मेल के केस में, फीमेल के केस में वही है। नाउ द क्वेश्चन, नॉट पार्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन वेदर मैरिड और अनमैरिड, चिल्ड्रन ऑफ हिज प्रीडिसेस्ड डॉटर, ठीक है। हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स होगा, डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ की भी डिपेंडेंट पेरेंट्स है, वो भी होगा, अपना भी डिपेंडेंट पेरेंट होगा, और चिल्ड्रन भी होगा, मैरिड या अनमैरिड। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंतर्गत फैमिली में चिल्ड्रन भी होंगे, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। लेकिन उनकी बेटी की अगर डेथ हो गई है तो उसके बच्चे हमारे में नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसके हस्बैंड वाले रिलेशंस में चले जाएंगे। सो दिस शुड बी द नॉट कवर्ड, है ना। है ना, जो बेटी होगी अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके बच्चे हम लोग का कवर नहीं होगा। बेटा होगा वो डेथ कर गया होगा तो उसके कवर है इस एक्ट में, ठीक है। फिर से है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस एन एम्प्लॉय मस्ट हैव सर्व टू मेक हिम एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी ऑन हिज रिटायरमेंट। रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट के समय में ग्रेजुटी आपको मिले, है ना, ग्रेजुटी मिलेगा, उसके लिए आपको कम से कम कितने दिन की सर्विस करनी पड़ेगी। अगर सेक्शन 4 में जाइएगा, सेक्शन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि अगर आप एक्ट देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें है कि अगर ग्रेजुटी किसी को चाहिए, है ना, तो आपकी रिजिग्नेशन या टर्मिनेशन या आपको रिटायरमेंट से पहले एटलीस्ट 5 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के ग्रेजुटी मिलेगी। अगला है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 है ना, उसके प्रोविजन में एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाउ मेनी फीमेल कंस्ट्रक्शन वर्कर मेक इट मैंडेटरी फॉर प्रोवाइडिंग क्रेज फैसिलिटी। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए क्रेज फैसिलिटी की बात की गई है बच्चों के लिए। तो क्रेज फैसिलिटी की जो बात की गई हुई है, तो उसमें कम से कम कितनी एम्प्लॉई, अगर फीमेल एम्प्लॉई होगी, कितने फीमेल कंस्ट्रक्शन वर्कर होगी तो क्रेज की फैसिलिटी होगी। अगर किसी कंस्ट्रक्शन प्लेस पे मोर देन 50 फीमेल बिल्डिंग वर्कर्स होंगे तो वहाँ पे देना पड़ेगा एक क्रेज, है ना, कितने साल के, 6 साल से कम के
बच्चों के लिए, एज ऑफ 6 ईयर, लेस देन 6 ईयर के लिए, ठीक है ना, देना पड़ेगा क्रेज की फैसिलिटी। सो दिस इज मोर देन 50। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैट्यूटरी प्रोविजन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट 1996 के तहत कौन सी चीज़ें इसमें नहीं हैं। अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर तो होगा ही होगा। सेक्शन 32 में अगर आप जाके देखेंगे तो एम्प्लॉयर को हर प्लेस पे जहाँ बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस में है, वहाँ पे आपको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की देनी पड़ेगी, ठीक है। पहला ये है। लैट्रिन यूरिनल्स, भाई कहीं पे वर्कर काम करेंगे, सेक्शन 33 में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि सफिशिएंट लैट्रिन यूरिनल एकोमोडेशन होनी चाहिए, ठीक है, वो भी सही है। एकोमोडेशन जो है, एकोमोडेशन बोला है कि एम्प्लॉयर को फ्री में वर्क साइट पे या वर्क साइट के पास में देना पड़ेगा टेम्पररी लिविंग एकोमोडेशन, जितने भी बिल्डिंग वर्कर होगा जब तक कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस में होगा। सो दैट दिस इज ऑल्सो फैसिलिटी इन द सेक्शन 34। सो देर इज ऐसी कोई रेस्ट रूम और लंच रूम की कोई प्रोविजन उसमें नहीं है, ठीक है। अगला है कि फिर से वही है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 के तहत द एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू अपॉइंट अ सेफ्टी ऑफिसर। अब किस केस में सेफ्टी ऑफिसर करेगा, तो सेक्शन 38 में लिखा हुआ है कि हर वो इस्टेब्लिशमेंट जहां 500 से ज़्यादा वर्कर अगर बिल्डिंग वर्कर्स काम कर रहे हैं, मोर देन 500 बिल्डिंग वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर को बनानी पड़ेगी एक सेफ्टी कमिटी, और जिसको हेड करेगा कौन, सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है ना, सेफ्टी ऑफिसर। तो कितने, 500 या उससे अधिक, ठीक है। फिर से है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 में अ बिल्डिंग वर्कर हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए बेनिफिशियरी कैन कंट्रीब्यूट टू द फंड क्रिएटेड अंडर द एक्ट टिल ही अटेन द एज ऑफ। अब क्या है कि सरकार ने कहा कि भैया सेक्शन 16 में अगर आप जाइएगा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 में, तो वहाँ पे सरकार ने कहा है कि भैया अगर आप बिल्डिंग वर्कर है तो पहले तो आप रजिस्टर्ड होइए एज अ बेनिफिशियरी, है ना। अगर आप बेनिफिशियरी करेंगे तो जब तक आपकी 60 वर्ष नहीं पूरी होगी, है ना, अनलेस यू अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स यू हैव टू कंट्रीब्यूट द फंड, है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगी 60 साल तक, उतना आपको फंड जो है सो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये, और अब जो बोर्ड होगी ना, दैट बोर्ड, अगर मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी जो है सो पे नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, तो बोर्ड जो है सो 3 महीना तक का फी माफ़ कर सकता है एट इन वन गो। सो 60 साल आप याद रखेंगे इसमें। अगला है कि अंडर द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू रिलीजन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाई। अब बात कीजिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर जाइएगा, हमारी संविधान की आर्टिकल 25 से 28 में राइट टू रिलीजन, फंडामेंटल रिलीजन इज ए फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट नहीं है, है ना। जैसे 25 में आप जाएंगे तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज, 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, 27 में है कि पेमेंट फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, 28 में है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और रिलीजियस जो है टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हो, सो दैट इज़ रिटन। बट आर्टिकल 25 में आप अगर जाएंगे तो इट इज़ रिटन देयर दैट कि ठीक है, आपको जो है सो फ्रीडम टू प्रैक्टिस या प्रोपेगेशन ऑफ रिलीज है, हाउएवर सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इसको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन करना है तो आप कुछ भी कर दो, है ना, तो पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखना है, मोरालिटी और हेल्थ को, ठीक है ना। सो दिस शुड नॉट बी द रेस्ट्रिक्शन क्या है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं आप प्रोपेगेट करेंगे जिससे हेल्थ पे इफेक्ट हो, है ना। राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ पे है, कहाँ लिखा हुआ है राइट टू, ये। अगर राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 तक में राइट टू इक्वलिटी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में है, जिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अभी बात किए थे, 25 से 28 में है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो आता है ये हमारी आर्टिकल 21 में आती है। तो राइट टू प्राइवेसी, अगर आपको याद होगा, के एस पुट्टा स्वामी केस था, जस्टिस के एस पुट्टा
स्वामी केस, है ना, 2017 में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस थी। वहाँ पे ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर द आर्टिकल 21। सो दिस शुड बी द आंसर डी, है ना। अगला है कि जजेज ऑफ द हाईकोर्ट स्टेट, हाईकोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है। हमारे संविधान की आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जजेज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सीजेआई एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो है कॉलेजियम। क्या है? कॉलेजियम, है ना। तो कॉलेजियम में कौन कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और टू सीनियर मोस्ट जज, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक है। अब ये प्रपोजल को चीफ जस्टिस ऑफ, लेकिन अगर हाई कोर्ट का है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये प्रपोजल जो है सो विथ द 2 हाई कोर्ट जज, है ना, 2 हाई कोर्ट के जज के, ये आपको भेजेंगे, चीफ मिनिस्टर को भेजते हैं, है ना। चीफ मिनिस्टर एडवाइज करते हैं गवर्नर को, गवर्नर जो है सो यूनियन लॉ मिनिस्टर को आपको जो है सो भेजते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना। क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो ये आपको पूरी क्रोनोलॉजी है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ पे आया था? अगर आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात हुई थी डिवीजन ऑफ पावर की। किसकी बात हुई थी? डिवीजन ऑफ पावर की। वहाँ पे 3 लिस्ट दी गई थी। वन इज़ द फेडरल लिस्ट, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। एक था प्रोविंशियल लिस्ट जो कि प्रोविंशियल जुडिक्शन में था। एक था कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, जिसमें सेंट्रल प्रोविंशियल दोनों के साथ में था, है ना। जब अनस्पेसिफाइड सब्जेक्ट था, दैट इज जो आपको वाइसराय के कंट्रोल में था। तो ये जो सबसे पहले जो लिस्ट आई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्ट हुई थी वो किस प्रपोजल से आई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार से आई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार से, माउंटबेटन प्लान। अगर आपको पता होगा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी 1946 में फॉर्म हुई थी, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। नाउ कंस्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली जो है वो आपको आया था कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो वहाँ उसके कि वो कैबिनेट मिशन आई ही थी इंडिया में इसलिए कि पावर ट्रांसफ़र के लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आए थे। और उन्होंने प्लान कहा था कि एक बननी चाहिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली जहाँ पे मेंबर जो होंगे वो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड होंगे एंड प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है। अब ये कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? 3 टोटल मेंबर हुआ करते थे। एक थे क्रिप्स जी थे, क्रिप्स थे। एक थे एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर और लॉरेंस थे। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 मेंबर थे, ये भी कभी पूछ सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है द प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन एन स्टेट, है ना। प्रेसिडेंट रूल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती है स्टेट में, हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द एक्सपायरेशन। लगा तो दिए प्रेसिडेंट रूल, बट उसको पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन लगता है। तो वो कितने दिन के अंदर में आपको पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन देना पड़ता है? तो ये देनी पड़ती है। अगर आप 356 के आर्टिकल के सब क्लॉज 3 में जाएंगे तो वहाँ इट इज़ रिटन दैट कि जो भी प्रोक्लेमेशन होगी इस आर्टिकल के अंदर में वो आपको 2 महीने के अंदर, अगर पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होती है दोनों हाउस से, तो वो आपको एक्सपायर्ड माना जाएगा। ठीक है। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे, किस कम्युनिटी से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 331 में लिखा गया था। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाई जाती है और उसके थ्रू ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली को हटा दिया जाता है। ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डेड पोजीशन ऑफ प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में कौन सी अमेंडमेंट के से फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी ऊपर चला गया, है ना, प्राइमेसी हो गई।
देखिए 16वीं अमेंडमेंट 1963 में होती है, 25th होती है 1971 में, 42nd तो पता ही होगा 1976 में, और 1978 में 44th होता है अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है ना। और यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट में आपको आर्टिकल 31C का इसको बढ़ाया गया है ना, और इसी के अनुसार से लिखा गया द प्राइमेसी टू ऑल द टीपीएसपी ओवर द फंडामेंटल राइट ऑफ 1931। ठीक है, ये हमको याद रखना है। क्लियर? बाद में मिनर्वा मिल केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया था। ठीक है, तो वो बाद की बात है। 44th अमेंडमेंट में जो 42nd में जितनी भी चेंजेस हुई थी उसको फिर से चेंज करने के लिए आपको आई थी 44th अमेंडमेंट, है ना। 16th अमेंडमेंट जो होगा, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पे जो है सो आपको रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आई थी। तो आंसर जो है हमारा 42nd अमेंडमेंट में ये चीज़ें की गई थी। ठीक है ना, इस आर्टिकल 31C का एक्सटेंड किया गया था। अगला है कि आर्टिकल 155 एंड 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज़ से डील करता है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, ठीक है, और ये इंटर स्टेट काउंसिल 263, ऐसा कोई कमीशन नहीं है संविधान में। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट और डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, ये 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है बाय द प्रेसिडेंट, और 156 में द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन। गवर्नर रिजाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लिख करके। सो द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट डिसमिस स्टेट गवर्नर comes under the 155, 156. The President of India has been empowered to return a bill as soon as possible on presentation to him after its having been passed by the House of Parliament for assent, except in the case of President जी बिल को रिटर्न कर सकते हैं, जैसे उनके पास जाएगा वो रिटर्न कर सकते हैं, सारे बिल को रिटर्न कर सकते हैं। कौन सा बिल है ऐसा जिसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं? वो है मनी बिल, है ना, क्योंकि मनी बिल जो होगा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और मनी बिल इंट्रोडक्शन जो होता है, इंट्रोडक्शन से पहले आपको प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट है। तो अब आप समझिए कि अगर प्रेसिडेंट पहले ही दे दिया है ना, ऑलरेडी गिवन द प्रायर कंसेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन, तो फिर कैसे उसको जो है सो बैक रिकंसिडरेशन के कर सकते हैं। सो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बाद लोकसभा में पास होती है। ठीक है, अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 73वीं अमेंडमेंट होती है 1992 में, है ना, तो वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ऐड की जाती है पार्ट 9 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? अब वहाँ पे क्या स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन है? बिल्कुल, अगर आप आर्टिकल 243I में जाइएगा, सो देयर शुड बी अ स्टेट फाइनेंस कमीशन जो आपको पंचायत की आपको फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगी। तो ये तो है भैया। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीमेन, ये भी आपको जाइएगा आपके आर्टिकल 243D में आपको रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीमेन का प्रोविजन है। प्रोविजन ऑफ द स्टेट प्लानिंग कमीशन, प्रोविजन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243K में यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी बात की गई है। सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर स्टेट प्लानिंग कमीशन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 7th शेड्यूल में क्या है, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। अच्छा, अगर आप बात करते हैं कि लैंग्वेजेज किस शेड्यूल में है, सो ऑफिशियल लैंग्वेज है शेड्यूल 8 में। यूनियन लिस्ट, देयर इज अ 3 लिस्ट दैट इज इन द शेड्यूल 7, तो शेड्यूल में ये हो गया। ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एरियाज अगर आप बात करेंगे, शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइबल जो एरिया जो होगा वो आपको 5 में, है ना, और आपको पता ही है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो है सो आपको आ जाता है 6 में। ठीक है, सैलरीज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, अगर सैलरीज की बात करें, ठीक है ना, तो आपको शेड्यूल 2 में सैलरी डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, तो ये शेड्यूल 2 में। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो जाएगा। दैट इज रिटन इन द आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
दैट द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो आसान सा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में अगर हम आर्टिकल 300 में जाएं तो वहाँ पे स्विट्स एंड प्रोसीडिंग के बारे में कुछ लिखी हुई है ना। डिटेल में हम लोग जाते नहीं हैं। 301 में फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में लिखा हुआ है, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स। आर्टिकल 312 में दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑल इंडिया, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। और 304 में है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड्स। तो सूट आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में अगर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर होंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि 12 मेंबर जो होगा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट और मैक्सिमम 238 मेंबर्स, है ना। स्टेट और यूटी को मिला करके मैक्सिमम 238 मेंबर हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल काउंसिल ऑफ स्टेट में 250 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। करंट में कितने हैं? 245, मतलब 245 है। ठीक है। द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक्ट नहीं, एक्ट तो नारी वंदन अधिनियम है ना। दे आर आस्किंग कि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ये था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 2006 में आपको ये आया था कि हम एक पार्ट 9B बनाएंगे। उसमें था बिल में कि इंसर्ट ए न्यू पार्ट, है ना। और 243 ZH और ZT आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हम लोग ऐड करेंगे। सो दीज आर द, ये जो बिल था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द, देखिए शेड्यूल पे दो क्वेश्चन पूछा है ना। फोर्थ शेड्यूल में क्या है? सीट जो है ना, लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो शेड्यूल 8 में आ गया। सो इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट दैट कम्स अंडर द शेड्यूल 4। ठीक है। पावर्स बिटवीन द यूनियन स्टेट्स, अगर इसकी बात करेंगे तो ये शेड्यूल 7 में लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया दैट इज इन 5 and 6। अगला है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इंटर स्टेट रिवर वाटर आर मेड बाई। अब कह रहा है कि लड़ाई हो गई, है ना, कि दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो गई पानी को लेकर के, तो उसके लिए क्या कोई प्रोविज़न है? हमारे संविधान में आर्टिकल 262 262 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे संविधान में 262 में लिखा हुआ है कि अगर दो इंटर स्टेट रिवर के लिए अगर लड़ाइयाँ होती है तो पार्लियामेंट क्या करेंगे, है ना। अगर कंप्लेन आती है तो पार्लियामेंट जो है सो बना सकती है एक, आपको कोई पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि सुप्रीम कोर्ट को ना दे या किसी कोर्ट को ना दे, कोई नया ट्रिब्यूनल बना ले, वट एवर। सो मेड बाय रिलेटिंग टू इंटर, ये डिस्प्यूट जो होगा तो वो कौन बनाएगा? यूनियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास में दिया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप प्लान करेंगे कि हम इसको कैसे डिस्प्यूट को सॉल्व करें। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को आप दे सकते हो, किसी और कोर्ट को भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, है ना। अगला है द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर प्रेजेंटेड एनुअली टू द। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, बिहार, यूपी, उत्तराखंड। अब वो रिपोर्ट किसको देती है? हमारे संविधान के आर्टिकल 323 में अगर आप जाइएगा तो आपको लिखा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन कमीशन टू प्रेजेंट एनुअली टू द प्रेसिडेंट अ रिपोर्ट कि कमीशन ने कौन कौन सा वर्क किया है। सो अगर पब्लिक यूनियन कमीशन है तो दैट इज द टू द प्रेसिडेंट, लेकिन अगर स्टेट कमीशन है तो क्या करेगा? तो ये करेगा गवर्नर ऑफ द स्टेट को। ठीक है। सो रेस्पेक्टिव गवर्नर हु देन फॉरवर्डेड द रिपोर्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को भेजेगा और ये गवर्नर होगा तो आपको स्टेट को भेजेगा। ठीक है ना। अगर ज्वाइंट कमीशन होगा तो दोनों स्टेट के गवर्नर को भेजा जाएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग 243 ZD। 243 ZD के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है ना। 243 ZD जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में बात किया हुआ है। क्या बात किया हुआ है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में। ठीक है।
तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो कहता है कि इन एवरी स्टेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर शैल बी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही है। इसमें आर्टिकल 243 जेडी में लिखा हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो आपको उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी डेवलपमेंट का प्लान करेगा उस डिस्ट्रिक्ट में। द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान मस्ट हैव रिगार्ड टू मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट। जो प्लानिंग बनेगी उसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत म्यूनसिपैलिटीज हैं, है ना, उसके कॉमन मैटर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंचायत के मैटर करेंगे या सिर्फ इसके मैटर करेंगे। द मैटर शुड बी कॉमन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक प्रोविजन फॉर द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की क्या कंपोजिशन होगा वो आपको डिसाइड कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। दिस इज ऑल्सो राइट। द डेवलपमेंट प्लान्स आर फॉरवर्डेड टू द स्टेट प्लानिंग कमीशन फॉर मैंडेटरी कंसिडरेशन। ये बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन को भेजा जाएगा मैंडेटरी कंसिडरेशन के। दैट इज टोटली रॉन्ग, है ना, कि ऐसा कुछ भी प्रोविजन प्लानिंग कमीशन की प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस वुड नॉट बी द आंसर, है ना। बाकी मैंने डिटेल इसकी दे दी है। अब क्वेश्चन ये है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इंडिया में कौन कौन से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थे? पहली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंडिया की है वो आपको मद्रास है 1688 में। देन उसके बाद कलकत्ता और बम्बे 1726 में हुई है। और भारत जब आज़ाद हो रहा था तो मद्रास और कलकत्ता बम्बे में आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी 1947 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव और नॉन अलाइन मूवमेंट? नॉन अलाइन मूवमेंट नेहरू जी पता है आपको, है ना। तो इसमें क्या क्या था? क्या वहाँ पे वर्ल्ड पीस की बात हुई थी, है ना, ठीक है। क्या वर्ल्ड पीस की बात हुई थी? पहला। दूसरा, टू कंट्रीब्यूट टू द गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स, है ना, एक दूसरे के राजनीतिक खेल में सहयोग देना, ये तो कभी नहीं होगा। बिकॉज दे आर, वहाँ पे जो भी बात हुई थी सोवर्जिनिटी, इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फॉलो करना था, यूएन चार्टर को फॉलो करना था, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना था, इंटरफेरेंस नहीं करना था, है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाना था, टू प्ले ए रोल इन द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ द स्लेव कंट्रीज, है ना। अगर कोई कंट्री है ना, जिसको जो स्लेव कंट्रीज है उसमें अगर कॉलोनी कोई बैठा लिया है तो उसको डीकोलोनाइजेशन करने में सहयोग देना है। सो दीज आर राइट, बट पावर पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करने की बात कहीं पे नहीं है। वहाँ जहाँ भी बात हुई है सॉवरेनिटी, इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट करना है ना, ठीक है, ये सब नॉन इंटरफेरेंस है, मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ों की बात हुई थी, पॉजिटिव थिंग्स। आर्टिकल 107 के तहत ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में किसको पावर ज़्यादा है? अगर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होगा तो किसको पावर जाता है? आर्टिकल 107 कहती है कि ऑर्डिनरी बिल को आप किसी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन मनी बिल होगा तो लोकसभा में। अगर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन दिस इज द बोथ द हाउस हैव गिवन द इक्वल पावर, किसी भी में आप जो है सो ओरिजिनेट कर सकते हो। द मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, जाइए आर्टिकल 75 के 3 सबसेक्शन में देखिए, वहाँ लिखा हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, मीन्स लोकसभा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन लद्दाख इन द मंथ ऑफ फरवरी? लद्दाख में फेस्टिवल के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बोलते हैं कि लद्दाख में वो मनाई जाती है फेस्टिवल, लेकिन फरवरी में मनाई जाती है ना। तो अब 4 ऑप्शन आपके पास में है। एक है लब्रांग, तो लब्रांग जो होगा, है ना, ये लद्दाख में सेलिब्रेट नहीं होती है ना। ये आपको एक लब्रांग मॉनेस्ट्री है चाइना में। क्या है? मॉनेस्ट्री चाइना में है ना। तो ये जो टर्म है ना वो मॉनेस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये तिब्बतियन बुद्धिज्म में एक बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री, इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्री है लब्रांग। इसके बाद है दोशमोचे। दोशमोचे जो है, दोशमोक फेस्टिवल जो है वो एनुअल फेस्टिवल है जो लेह लद्दाख में मनाई जाती है और यूजुअली इन द फरवरी। यहाँ पे लोग मास्क डांस करते हैं। क्या करते हैं? मास्क डांस। और मास्क डांस का नाम है छाम्स, ठीक है। और ये लोग कौन करते हैं? बाई लामा, ठीक है। इसके बाद सागा दावा है। सागा दावा फेस्टिवल जो होगा
वो भी आपको जो है सो बुद्धिज्म के लिए है, लेकिन ये फुल मून में आपको, ठीक है, ऑफ द 4th लूनर मंथ ऑफ द तिब्बतियन कैलेंडर से फुल मून में आपको ये मई जून में जनरली आता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद है जामलिंग चिशांग, लबडंग हो गया, डोशमेशो हो गया, सगा दावा हो गया, जामलिंग चिशांग है, ठीक है ना। ये भी बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, लेकिन ये जून और जुलाई में 15th डे ऑफ 5th मंथ ऑफ तिब्बतियन कैलेंडर, 15th डे ऑफ 15th मंथ, 5th मंथ ऑफ तिब्बतियन कैलेंडर, है ना। तो ये जामलिंग, ये जून जुलाई में। तो फरवरी में क्या होता है, डोशमोशे। फरवरी 2015 में इंडिया ने एक बायलैटरल एग्रीमेंट सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे साइन किया था। ये किसके साथ किया, देखिए अब फरवरी 2015 में क्या हुआ था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी किसके किसके साथ हुआ है वो आप याद रख सकते हैं। इंडिया का यूनाइटेड किंगडम के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जुलाई 24, 2025 में। दूसरा, इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अक्टूबर 1, 2025 में से इफेक्टिव होने वाले हैं, ठीक है ना। ये भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो मार्च 2024 में है, बट इफेक्टिव होने वाले हैं, तो डेट में ये आपको पूछ सकते हैं, है ना। इसके बाद 14 जून 2019 को इंडिया के साथ में किर्गिज रिपब्लिक का एक ये हुआ था, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुआ था, जो 5 जून 2025 से फोर्स में आया है। तो ये 2-3 जो है सो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन रिमेंबर। वनज 2015 क्या था, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नाउ, है ना। दिस इज द न्यू दिल्ली में हुआ था नेशनल ट्रेवल फेस्टिवल, है ना, 2015 का न्यूज है। अब यहाँ 35th नेशनल गेम्स 2015 में जो हुआ था उसके बारे में, तो ये तो आप याद नहीं रखिए, बट ये याद रखिए कि 39th नेशनल गेम्स जो है, ठीक है, गेम्स जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, मेघालय में होने वाला है। और 38th जो हुआ था ये आपको फरवरी में हुआ था, फरवरी 2025 में। 39वां जो है मेघालय में होने वाला है। 38th जो हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड में। और इसमें सबसे टॉप में जो राष्ट्र आई है महाराष्ट्र, देन सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड फर्स्ट आया है, देन महाराष्ट्र, देन हरियाणा। तो ये आपको याद रखना है, स्टेट में महाराष्ट्र है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द 50th रिसिवेंट, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो 59वां किसको मिला है वो आप याद रखिए। रिसेंट में 2024 में मिला है विनोद कुमार शुक्ला। किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला। इससे पहले किसको मिला था आपको, रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को, है ना। विनोद कुमार शुक्ला 58th जो मिला था रामभद्राचार्य को और गुलजार जी को, है ना। विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी के लिए मिला है, ठीक है। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टेनिस टूर्नामेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि किसको मिला है। देखिए अगर आप बात करेंगे तो इसका याद रखने का कुछ नहीं होगा। 2025 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें जैनिक सीनर को मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी, फ्रेंच ओपन में भी, ऑस्ट्रेलियन ओपन में और विम्बल्डन में मिला है, ठीक है। और फ्रेंच ओपन में कार्लोस को मिला है। तो ये याद रख सकते हैं 2025 वाला, उससे पहले का याद रखने का कोई सेंस नहीं है। कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। मिस्टर एम कैन ड्राइव फ्रॉम रामपुर टू सीतापुर बाई 2 अल्टरनेटिव रोड्स इन सेम टाइम सेम है, ये आपको याद रखना है। जाना कहाँ है, दिस इज द रामपुर, दिस इज द सीतापुर, देर इज 2 रोड्स टू रीच रामपुर टू सीतापुर, ठीक है। टाइम सेम लगता है। रोड 1 इज 20 किलोमीटर लॉन्गर देन रोड 2। मान लीजिए कि रोड 1 है, ये रोड 2 है। अगर ये मान लेते रोड 1 आपको d किलोमीटर है, ठीक है, तो ये d प्लस 20 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट इज इन द गुड कंडीशन एंड ही कैन ड्राइव एट कॉन्स्टेंट नॉर्मल स्पीड। रोड 2 इज इन बैड कंडीशन। 1 जो है सो गुड कंडीशन में है, B जो है सो बैड कंडीशन है, एंड ही हैज़ टू ड्राइव एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। मतलब 1 के रास्ते में अगर V किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो यहाँ पे V -20 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। टाइम दोनों में सेम लग रहा है। रोड 2 को रिपेयर कर दिया गया तो नॉर्मल स्पीड में कितना टाइम लगेगा,
मतलब v किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, है ना। मतलब रिपेयर नहीं था तो v-20 लगता था, थोड़ा स्लो स्पीड हो गया था, रिपेयर हो गया तो v स्पीड से कितना चलेगा ये आपसे पूछ रहा है। नाउ टाइम जो है, अगर रोड 1 का टाइम देखेंगे, रोड 1 का टाइम देखेंगे, सो दैट इज डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, सो डिस्टेंस इज d किलोमीटर डिवाइड बाई ओके, आई डिड सम मिस्टेक। रोड 1 में, रोड 2 इज अब इन बैड कंडीशन, ही हैज़ टू ड्राइव एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर स्लोअर। यहाँ पे ना d किलोमीटर प्लस 20 है और रोड 2 जो है वो d किलोमीटर, रोड 1 इज 20 किलोमीटर लॉन्गर देन रोड 2, मतलब रोड 1 जो है सो लंबा है, सो d प्लस 20 किलोमीटर रोड 1 है, तो टाइम लिखेंगे तो d प्लस 20 और v स्पीड है, और सेकेंड रोड का अगर लिखेंगे तो d किलोमीटर, वो इसका स्पीड कम है बट इसका डिस्टेंस कम है, बट स्पीड जो है सो स्पीड भी कम है ना, ठीक है। तो दिस इज द, तो टाइम दोनों का सेम है क्योंकि दोनों को सेम टाइम लगता है ना, सेम टाइम में पहुंचता है। समझ में आया आपको? ये कहा है कि रोड 1 इज 20 किलोमीटर लॉन्गर देन रोड 2, तो रोड 2 का अगर d है तो रोड 1 का d प्लस 20 है ना, और इसकी स्पीड जो है सो स्लो है, इसकी स्पीड v किलोमीटर है ना, तो उसमें दोनों को टाइम को इक्वल कर दो, दैट्स मीन्स यू हैव टू डू d20 बाई v इज इक्वल टू d बाई v माइनस 20। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ सकता है? नाउ सी dv माइनस 20d प्लस 20v, ठीक है, माइनस 400 इज इक्वल टू vd, तो vd कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा v 20, सो v इज इक्वल टू d प्लस 20, है ना। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू v माइनस 20, डिस्टेंस निकल और ये वेल स्पीड में रिलेशन निकल गया। नाउ अब ये कह रहा है कि रोड 2 का स्पीड क्या था? v माइनस 20, बट ये रिपेयर हो गया है, सो रिपेयर हो गया है, आफ्टर रिपेयर तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? पहले स्पीड हम कम क्यों चल रहे थे? रोड रिपेयर नहीं था, जब रिपेयर हो गया तो v की स्पीड से ही चलेगा, तो टाइम क्या लगेगा? टाइम इज इक्वल टू ऑलवेज डिस्टेंस बाई s, तो रोड 2 की डिस्टेंस कितनी है? d, और स्पीड v हो जाएगी, ठीक है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू v माइनस 20 डिवाइड बाई v, सो कैन आई राइट 1 माइनस 20 बाई v। सो ये पूछ रहा है कि नॉर्मल स्पीड में अगर चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? सो 1 माइनस इतना आवर लगेगा, ठीक है, तो लेस देन 1 आवर, दैट शुड बी द आंसर, 1 माइनस 20 बाई v हो गया। क्लियर? आसान सा क्वेश्चन है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, R was born when his father A was 27 year old, ठीक है, R was born when his father A was 27 year old, मतलब A की आयु जो है वो 27 ईयर है। A का एक भाई है, क्या है? ब्रदर। जो A की वाइफ जो है, वाइफ की एज ब्रदर इज सेम एज ऑफ आर्स मदर, मतलब इसकी वाइफ होगी, तो ये मदर है, ठीक है, ये फादर है, ठीक है। अब क्या है सो समझिए, तो ये 27 वर्ष हो गया। अब आर इज मैरिड ऑन हिज मदर्स 50, मतलब मदर का जब 50 साल हुआ तो उसकी शादी हुई। एक और कॉल, इससे तो कुछ निकल नहीं रहा है, एक और चीज़ है कि ए इज 3 years ओल्डर देन हिज ब्रदर, तो ए इज 3 years ओल्डर देन हिज ब्रदर है, ए जो है अपने भाई से 3 साल का बड़ा है, ठीक है, तो ए की उम्र अगर 27 है तो उसके ब्रदर की कितनी हो गई? 24, और एज ब्रदर इज ऑफ सेम एज ऑफ आर मदर, तो ब्रदर की जितनी एज है उतनी मदर की एज है, तो मदर की एज कितनी हो गई? 24। तो 50 साल की जब मदर, अब इसका जब जन्म हुआ उस समय का चीज़ें बताया है, तो मदर जब 50 साल की होगी तो 50 उस समय 24 साल की थी जब इसका जन्म हुआ था, तो क्योंकि आर वाज बॉर्न व्हेन हिज फादर इज 27, है ना, तो ये 26 वर्ष का रहा होगा जब इसकी शादी हुई होगी, तो ठीक है। अब ये चीज़ है, ठीक है, अब इसको पैटर्न को देखना है।
WXYZ -3 UVWX -4 STUVWX, तो ये -5, ठीक है। फिर यहां से रखेंगे अगर STUVW -3, ये -4 और ये -5 जाएगा। तो अब इसमें भी -3 रखना है, T -3, तो T -3 कितना हो जाएगा, QRST, तो Q हो जाएगा। सो Q में 2 ऑप्शन है अपने पास में, है ना। इसके बाद Q में से 4 जाएगा तो NMNOPQ, तो कैन आई राइट M, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। -3, -4, -5 का पैटर्न चल रहा है। ये नंबर है 9870000123। अब इसमें क्या किए, 9 में 1 जोड़ दिए, 8 में 2 जोड़ दिए और 7 में 3 जोड़ दिए, तो ये पड़ गया 000। फिर इस 0 में 1 जोड़ दिए, फिर इस 0 में 2 जोड़ दिए, फिर इसमें 3 जोड़ दिए। तो अब इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 2, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो 4 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 6। 246 इज द आंसर। A printer numbers the pages of a book starting from 1 to 3189 डिजिट। डिजिट कितना है टोटल, 3189 डिजिट, मतलब 2 नंबर होगा तो उसमें 2 डिजिट होगा। मतलब अगर 2 डिजिट का नंबर होगा तो उसमें 2 डिजिट होगा, है ना। 11 होगा तो 111 होगा तो 3 डिजिट हुआ। सो हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव। अब डिजिट बता दिया 1 से, तो 1 से लेकर 9 तक जो पेज होगा, ठीक है ना, तो 9 पेज होगा, ठीक है, और 9 डिजिट होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 पेज होंगे। 90 पेज होंगे तो कितनी डिजिट हो गई, 180 डिजिट होगा। फिर 100 से लेकर के 999 तक 900 पेज होंगे। कितने पेज होंगे, 900 पेज, मतलब 1800 डिजिट होंगे। तो 3 डिजिट तक का तो समझ में आ गया। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो, अच्छा 1800 नहीं होगा, 900 पेज, 900 ऐसे पेज हैं जिसमें 3 डिजिट का नंबर है, तो ये 2700 हो जाएंगे। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं विल गेट 2889 टोटल डिजिट, तो हो गया 3 डिजिट तक, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास में आएगा 4 डिजिट की पेज, ठीक है। 999 का 1000 से होगा तो 4 डिजिट पेज कितने होंगे, है ना। तो टोटल हमारे पास में डिजिट है 3189, उसमें 2889 वाला तो 3 डिजिट तक हो गया। तो अब बचा कितना, 300 और डिजिट बचा, ठीक है। तो 300 डिजिट और 1 डिजिट में 300 डिजिट हो गया, और 4 वाला 300 डिजिट है, मतलब 1000 हुआ, 1001 हुआ, तो 4 के है ना, तो इसका मतलब 75 ऐसे और नंबर होंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने पेज हुए, 990, 999 पेज हुए। 999 पेज, ये 300 डिजिट है, ठीक है, 300 डिजिट है, तो 75 पेज हो गए। तो 9 पेज, 90 पेज, 900 पेज और 75 पेज, तो ये सब मिला के होता है 1074 पेज, ठीक है। समझ में आया। अगला है कि एक सर्टेन नंबर में 1 to 3 में ब्राइट लिटिल बॉय, 145 में टॉल बिग बॉय। अब आप देखना, अगर 1 to 3 को देखते हो और 145 को देखते हो तो इसमें क्या कॉमन है, ब्राइट लिटिल बॉय और यहाँ पे टॉल बिग बॉय, मतलब दोनों में एक कॉमन है और दोनों में बॉय कॉमन है, तो एक की जगह पे बॉय हो गया, ठीक है। अब देखिए 637 मीन्स है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो 3 जो है सो यहाँ भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो इस दोनों में यहाँ पे है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, यहाँ पे ब्राइट लिटिल बॉय है, इसका मतलब 3 का मतलब लिटिल हो गया, ठीक है। तो अब ब्राइट का मतलब क्या हो गया, तो 1 और 1 का मतलब बॉय, 3 का नंबर लिटिल, तो इसका मतलब ब्राइट का मतलब 2। इसमें बोल रहा है विषम कौन सा है, ऑड, ये सर्किल है, ये एलिप्स है, ठीक है, और ये पैराबोला है, बट ये सारा 2D है। दिस इज द 3D, सो ये स्फेयर है, दिस इज द 3D, तो आंसर ऑड ये हो गया डी।
अगला है कि P इज ट्वाइस ऑफ Q, मतलब P इज इक्वल टू 2Q, Q इज थ्राइस ऑफ R और R इज 4 टाइम ऑफ S और S का वैल्यू 2 दिया है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? तो ये तो वैसे भी आप वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा, बट कैन आई राइट P इज इक्वल टू 6R, यहाँ पे Q की जगह पे 3R रख दिए, और कैन आई राइट 6 इंटू 4S, तो ये 24S और S की वैल्यू 2 दिया है, तो ये P की वैल्यू कितनी हो गई? 48 इज द आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। अगला है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है ये ट्रायंगल, और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है ये ट्रायंगल। अगर आप 10th में पढ़े होंगे और आपको फॉर्मूला याद होगा तो दैट इज ईजीएस्ट वन। ठीक है, क्या ईजीएस्ट वन हो जाएगा इसमें? इसमें ईजी क्या हो जाएगा कि आपसे जो पूछा जा रहा है बेसिकली, वो पूछा जा रहा है कि दिस, तो दिस रेडियस ये जो है मान लेते हैं बड़ा आर है और ये जो है सो स्मॉल आर है। तो कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ये मीडियन होगी, है ना, वो उसको 2:1 में काटता है। मतलब ये जो लाइन ये है 2 अनुपात, ये होता है 1 अनुपात। तो आंसर अगर करेंगे कि अच्छा इन सर्किल और इसका बोल रहा है तो R:2R बोल रहा है, तो ये 1:2 हो जाएगा। ये 1 पार्ट होता है और ये 2 पार्ट होता है। दिस इज द फॉर्मूला। बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, अगर आप इसमें रेडियस का भी आपको पता होगा तब भी आपका बन जाएगा। सो दो छोटा r जो होता है वो रेडियस होता है a/2√3। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूफ नहीं देने जा रहे हैं हम आपको। और ये a/√3 होता है। तो जब आप इसको R:2R कीजिएगा ना, तब भी आप इसको 1:2 ही 1:4 आएगा। एक सेकेंड, ठीक है, तो 1:2 आएगा। सो दिस इज द आंसर। अगला है अ मैन इन्वेस्ट ₹100 फॉर 3 years एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 5% पर एनम फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स। हाउ मच मनी विल गेट? A इज इक्वल टू वी नो डैट P इंटू 1 + R/100 टू द पावर टाइम। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल 100 रुपया है। ये पहला साल तो 4 का लगाया, तो एक साल ये हो गया। दूसरे साल 5 के इंटरेस्ट से लगाया, तीसरे साल फिर 5 से लगाया। तो दिस इज द वी गेट द अमाउंट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 104/100 1.04 इंटू 1.05 इंटू 1.05 यू विल गेट द आंसर। क्या है इसका? 114.66 है। अगला है कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज 20 किलोमीटर। A से लेकर के B तक 20 किलोमीटर है। ठीक है, अ पर्सन इज ड्राइविंग ए कार एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ईच व्हील ऑफ द कार इज रोटेटेड 10,000 टाइम्स बाय द टाइम इट रीचेज फ्रॉम पॉइंट A से B। अब कोई कार है तो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में A से B में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 10,000 टाइम्स जो है सो उसका व्हील ये करता है। मान लीजिए कि ये अगर सर्किल है तो इसका व्हील ये डिस्टेंस कवर करेगी ना, घूमेगा तो दिस डिस्टेंस। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज 2πr, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस। तो अगर आपसे पूछेगा कि कितने टर्न किए हैं, तो आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 2πr निकाल दोगे, तो पता चल जाएगा कितना चक्कर मारा होगा ये। और ये जितना चक्कर मारेगा, ठीक है, तो ये कहता है 10,000 बार घूमेगा, मतलब 10,000 बार घूमेगा, मतलब 10,000 इंटू 2πr टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू आपको 20 किलोमीटर। ये किया है ना इसने। नाउ अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर पर्सन ड्राइव्स द कार एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अगर 40 चला रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ठीक है, डिस्टेंस तो आपका 20 किलोमीटर था, तो स्पीड बढ़ा देंगे तो जो 2πr का डिस्टेंस ये मान लीजिए कि 1 सेकेंड में पूरा कर रहा है, उसको स्पीड बढ़ा देंगे तो आधे सेकेंड में करेगा। लेकिन दैट डजंट मीन कि रोटेशन ज़्यादा रोटेट करेगा। ये जितना रोटेट करेगा ये व्हील उतनी डिस्टेंस कवर करेगा। सो बाय इंक्रीजिंग द स्पीड, अगर आप स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं उससे डिस्टेंस तो बढ़ेगा नहीं। तो डिस्टेंस जब बढ़ेगा नहीं तो रोटेशन का नहीं, ये इस रोटेशन जो है सो
10,000 रहेगा, चाहे वो जैसे मान लीजिए कि एक रोटेशन में 1 मिनट लगाता है, ठीक है, सो एक रोटेशन में 1 मिनट लगाता है तो अब आधा मिनट लगाएगा। स्पीड बढ़ने से तो यही होगा ना, फटाफट रोटेट करेगा। दैट डजंट मीन कि टाइम ये मतलब कि 10,000 से ज़्यादा टाइम पे होगा, सो 10,000 का 10,000 टाइम्स ही रहेगा। समझ में आएगा? स्पीड बढ़ाने से रोटेशन का कोई ये नहीं है, ठीक है ना। रोटेशन का नंबर ऑफ टाइम्स कितना रोटेट करेगा वो थोड़ी ना चेंज होगा। अ क्यूब ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन ऑल 6 फेसेस विद द सेम कलर। अच्छा सुनिए, एक क्यूब है आपका, ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला आपको पता होगा। 6 फेस है, सबको सेम कलर से पेंट किया गया है और 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज देन ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो ये 4 है ना, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, और 1 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 क्यूब स्मॉल क्यूब में ये बढ़ जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 64 क्यूब में बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ा जो है उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा, और अब हमको जो बनाना है वो एक एक वाला बनाना है, 1-1 सेंटीमीटर वाले साइड का। टोटल 64 क्यूब में ये काट देंगे। नाउ व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्यूब्स विथ नो पेंट। नो पेंट का हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि पेंट नहीं होगा किसी में, मतलब ये बीच वाला पोर्शन। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी आप रट्टा मार लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नो पेंट अगर होगा तो दैट इज द n-2 का क्यूब, दैट इज द n का 4-2 है, क्यूब है, तो ये कितनी हो जाएगी, इट्स 64, सॉरी 8 हो जाएगा ना, 4-2 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, निकल गया। अब है टू द नंबर ऑफ क्यूब्स विथ एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड। अब बोल रहा है कि एक ही फेस पेंटेड है ना, 1 फेस पेंटेड, ठीक है। 1 फेस पेंटेड के का क्या हो जाएगा, ये वाला सब कॉर्नर, जैसे इसको मान लीजिए 4 भाग में बांटे आप, ठीक है, और इसको अगर 4 भाग में बांटते हैं तो ये कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब जितनी भी है ना, वो सब कहीं ना कहीं 2 फेस में है, क्योंकि दोनों साइड है। ये बीच वाला जो 4 होगा वो आपको नहीं होगा। तो ऐसा कितने हैं, 6 साइड होगा, ये 4 इधर हुआ 4 इधर हुआ, 6 साइड में 4-4 ऐसे होंगे, है ना, जिसके वन फेस ही हो गए, तो वो उसमें 24 तो वैसे ही आप समझ गए हैं। स्टिल अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो 6 फेस इंटू n-2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 में से 2 गए तो 2 दूना 4 विच इज 24। वैसे मैंने आपको समझा दिया कि 24 कैसे हुआ। टू दोज विथ एग्जैक्टली 2 साइड पेंटेड। अब देखिए 2 साइड पेंटेड जो होगा, 2 साइड पेंटेड, 2 साइड में कौन सा हो गया, ये तो तीनों साइड हो जाएगा, ये है ना, ये 2 फिर ये 2 ऐसे, जिसमें कि 2 साइड पेंटेड होगा, फिर ये 2 है ना। तो 2 साइड पेंटेड जो होगा, ठीक है ना, उसमें वैसे टोटल कितने हो जाएंगे, 12 इंटू n-2, 2 फेस पेंटेड वाला, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 विच इज 24। नाउ इसकी व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्यूब्स विथ नो पॉइंट, ठीक है, विथ नो पेंट, एग्जैक्टली 1 पेंट, और ये दोनों सबकी रेशियो निकालनी है। सो अगर इसको रेशियो निकालेंगे तो ये 1:3:3 आ जाएगा। यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो 6, ठीक है, ये निकाल सकते हो, या आपको वैसे अगर समझ में आ रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 2 वाला 2, और ये 2 4 2 6 2 8 ऐसे करके चला जाएगा, और फिर ये पीछे भी होगा, है ना, इस तरह से। तो ये 1:3:3 हो जाएगा। अगला है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, एक जैसा है 3, और एक जो है उस ग्रुप में नहीं है, जैसे निडिल है, सुई, कील और पिन, ये सब नुकीला होता है, हैमर जो है सो नुकीला नहीं होता है, सो दिस इज नॉट इन द ग्रुप। अगला है कि रेनबो को हम लोग ये लिखते हैं, तो देखिए अब समझिए, कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए ये इस तरह से लिखते हैं, ये उल्टा देखिए, RSBABJMNOBCPX, ये बनाने से आपको आएगा।
तो अगर मान लीजिए रिंगलेट है, ठीक है, तो हम इसको तो पी क्यू आर के बाद क्या होता है एस, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, एल के बाद एम, ई के बाद एफ और टी के बाद यू। तो हम तो लिखेंगे यू एफ एम एच ओ जे एस, यू एफ एम एच ओ जे एस। तो सी शुड बी द आंसर। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? आसान सा था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट कैन नेवर बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का अगर बात कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है। अब 0 का मतलब होता है कि नॉट पॉसिबल। जैसे ठीक है, एक डाइस फेंकते हैं और उसमें 7 आना, दैट इज नॉट पॉसिबल। डाइस फेंकते हैं उसमें 7 आना, वो पॉसिबल नहीं है, तो उसका 0 हो गया। 1 का मतलब है 16 वाली सिक्का है जिसमें दोनों तरफ हेड है, अगर उसको उछालते हैं तो हेड ही आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये हो गया श्योर इवेंट। 0.5 या 1-2 का मतलब अगर नॉर्मल सिक्का को अगर उछालते हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सो दैट इज द 1 और 2, जैसे विन और लूज। ठीक है, तो ये होगा। -1 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है। 1 मतलब पूरा श्योर और 0 मतलब इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो -1 इज नॉट पॉसिबल, है ना, होगा ही नहीं, -1 की वैल्यू होगी ही नहीं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ALC 2015 की हमने क्वेश्चन सॉल्व कर ली। लेवल लॉज वगैरह की हम सेपरेट जो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लेवल लॉज देखेंगे, है ना। अभी हम लोग ALC की 2015 की कर रहे हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2017 की ALC करेंगे, फिर 2023 की ALC के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन विल स्टार्ट द लेवल लॉज की क्लासेस। दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट सम पीपल वांट इट टू हैपन, सम विश इट टू वुड बी हैपन, अदर्स मेक इट हैपन। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं सक्सेसफुल होना, सम विश कि हु काश ये हो जाता, और बाकी लोग जो है ना वो मेक इट हैपन, वो करके दिखाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग विश करते हैं और कुछ लोग करके दिखाते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ALC 2017 के क्वेश्चन करेंगे, फिर 2023 के करेंगे, फिर लेवल लॉज के क्वेश्चन करेंगे, लेवल लॉ की पूरी क्लास करेंगे। तो थैंक यू।